तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पर समझ लेते हैं ना, क्या क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का मतलब जब हम एयर इन करते हैं, आउट करते हैं, तो उसमें कितनी एयर हमारी बॉडी मतलब लंग से बाहर निकलती है, पूरी बाहर निकल जाने के बाद कितनी स्टिल रह जाती है जिसको अपन नहीं निकाल सकते। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो कितनी एयर, टोटल कितनी एयर अंदर होती है, वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, है ना। तो नोट करेंगे रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम, हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी और इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम, दोनों एक ही चीज है। तो रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग यही, आप पॉइंट्स में डालते आएंगे छोटी छोटी हेडिंग्स। सबसे पहले आते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टीवी कहते हैं, टी डॉट वी डॉट टीवी, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, है ना, नॉर्मली सांस लेते हैं, तो हम कितना वॉल्यूम अंदर लेते हैं और कितना वॉल्यूम बाहर छोड़ देते हैं नॉर्मली, मतलब जब हम सांस लेते हैं, मतलब नॉर्मली जैसे हम आप बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम अंदर लेते हैं और कितना वॉल्यूम लंग से बाहर छोड़ देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है ना, नोट करेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर inspired or expired, the volume of air inspired or expired during normal breath, during normal breath, during normal breath is called tidal volume. This is about 500 ml। तो नॉर्मली जब हम सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो आधा लीटर बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन, मतलब एयर, और आधा ही लीटर हम एयर अंदर लेते हैं। ठीक है ना, आप देखो, नोट करेंगे, नोट इसी के नीचे लिखेंगे नोट, a healthy person a healthy person can inspire or expire, a healthy person can inspire or expire 6000 ml to 18,000 ml air in a minute, air in a minute। सेकंड, तो ये था हमारा टीवी जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी जिसको बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं आईआरवी। ठीक है, अब देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या आईआरवी कितना होता है। अब हमने नॉर्मली सांस ली, मतलब 500 ml अंदर ले लिया या 500 ml हमने छोड़ दिया, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ इसका मतलब है कि जब हमने नॉर्मली सांस ली, तो जब हम सांस ले रहे थे तो कुछ वॉल्यूम हमारे अंदर ऑलरेडी था, है ना। तो अभी क्या होता है, नॉर्मल सांस लेने में हम जब खींच करके सांस लेते हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं, है ना, तो टोटल हम कितनी कितनी एयर अंदर एक बार में ले सकते हैं, या यूं कहूं कि हमारी कितनी कैपेसिटी हम फोर्सफुली टोटल एयर बाहर की तरफ छोड़ें, तो कितनी एयर हम बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं, है ना। फोर्सफुली हम कितना एयर ले सकते हैं या कितनी एयर छोड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ये आ, उसे हम बोलते हैं आईआरवी। तो नोट करेंगे
the extra volume of air that can be inspired forcibly, extra volume of air that can be inspired forcibly after a normal inspiration और नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो देखो क्या था, मैंने आपसे ये बताया कि एक आदमी था और इस बंदे ने नॉर्मल सांस ली। तो अभी क्या, जब इसने नॉर्मल सांस ली तो इसके लंग्स में 500 ml एयर आ गई। अब ये नॉर्मल सांस लेने के बाद एक्स्ट्रा कितना और ज्यादा अंदर सांस ले सकता है, क्योंकि ये क्या इंस्पिरेटरी है ना। तो इंस्पिरेटरी मतलब 500 ml इन करने के बाद, जो कि टाइडल वॉल्यूम है, तो टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद ये एक्स्ट्रा और कितना ज्यादा वो ले सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आईआरवी। और आईआरवी नॉर्मली होता कितना है, 2500 ml। जब हम और ज्यादा सांस खींच करके लेते हैं तो 500 के अलावा जितना ले सकते हैं, तो 500 के अलावा हम 2500 से लेकर के 3000 ml तक कोई भी आदमी आईआरवी अंदर ले सकता है। तो नोट करेंगे, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी extra volume of air that can be inspired forcibly after a inspired forcibly after a normal inspiration, after a normal inspiration, full stop. It is about 2500 ml. It is about 2500 ml to 3000 ml. It is about 2500 ml to 3000 ml. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, अब आ जाते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वही सेम चीज, रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे क्या, ईआरवी, है ना। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। Yes, sir. है ना। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जितना हमने सांस बाहर की तरफ निकाला, है ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बंदा अपने लंग से जैसे उसने बाहर की तरफ सांस छोड़ी, तो अब वो जब ब्रीथ आउट कर रहा है, तो ब्रीथ आउट करने में नॉर्मली लंग से उसने क्या किया, 500 ml ऑक्सीजन बाहर की तरफ या 500 ml एयर बाहर की तरफ निकाल दी। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा वो और जितना भी निकाल पाएगा उसको हम ईआरवी कहते हैं, और थोड़ी सी ताकत लगाएगा, तो नॉर्मल कंफर्ट जोन से ज्यादा बाहर आए लगाएगा, और ताकत लगा के वो कितना बाहर निकाल सकता है ना। तो वो वॉल्यूम होता है 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक ही हो सकता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ईआरवी। नोट करेंगे, ईआरवी is extra amount of air. ERV is extra amount of air that can be expired forcibly after a normal expiration. After a normal expiration. सही बार रिपीट कर देंगे क्या? It is extra that can be एक्स्ट्रा की बात क्या बोला आपने? amount of air that can be expired forcibly after a
normal expiration, after a normal expiration. ठीक है, यस सर। अब आ जाते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आईआरवी से कम इसलिए होता है क्योंकि जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो एल्वलाई फैल ज्यादा सकते हैं, तो हम ऊपर से सांस लेकर के उस पर प्रेशर ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ हमारे एल्वलाई में प्रेशर लगाने वाले कोई चीज मौजूद नहीं। ठीक है, तो जो एल्वलाई को और स्क्वीज आउट कर सके, इसलिए हम इससे ज्यादा सांस निकाल नहीं सकते बाहर। ओके सर। अब आ जाते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखो ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, नोट करेंगे। अब हमने क्या किया कि हमने फोर्सफुली बाहर की तरफ क्या ना सांस छोड़ दी, जितना मैक्सिमम जितनी हमारी हैसियत थी। अभी हमने मतलब कि अभी जो मैं बात कर रहा था, तो हमने क्या किया, टोटल ईआरवी निकाल दिया। ठीक है, तो 500 ml वो निकाल दिया और ये 1000 या 1100 और, तो 1500-1600 ml निकाल दिया। अब उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स के अंदर एयर ना रह जाए, उसके बाद भी जो रह जाएगी और जिसको आप बाहर से नहीं निकाल सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसे बोलते हैं आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो नोट करेंगे, the volume of air, the volume of air which remains still in lungs, which remain still in lungs after most forceful, after most forceful expiration, after most forceful expiration, होता कितना है, it is approximately 1100 to 1200 ml। तो 1100 से 1200 ml एयर ऐसी है जिसको कि हम लंग से बाहर बिल्कुल निकाल नहीं सकते। अगर ये निकल जाए तो लंग्स एल्वुलाई आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब आते हैं नेक्स्ट। सर ये चोकिंग के टाइम पे भी नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये निकल ही नहीं सकता, कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, नेवर। ओके ओके सर। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अब देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम आईसी कहते हैं। तो आईसी क्या होता है, नोट करेंगे, दिस इज टोटल वॉल्यूम, दिस इज total volume of air, this is total volume of air a person can inspire after a person can inspire after normal expiration, after normal expiration। अब देखो क्या हुआ, समझिएगा बात को, थोड़ा गौर से समझेंगे तभी समझ में आएगा। वो थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है, तो ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, लेमैन की बातें हैं, सिर्फ डेफिनेशन समझना है इसमें। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन, किसी बंदे ने 500 ml बाहर निकाल दिया, 500 ml बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसके बाद फिर क्या होगा, 500 बाहर निकालने के बाद लेगा कितना, लेगा भी वो 500 ml, तो नॉर्मल 500 ml लेगा।
अब इसके बाद इस 500 ml के बाद, है ना, तो 500 ml क्या है, टाइडल वॉल्यूम है, टीवी है, और साथ में इसके बाद वो बंदा जो बॉडी के अंदर, जो उसके अंदर रहा है ना, तो क्या है, जितना रह गया वो क्या था, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो आईआरवी क्या था, देखो अभी क्या था, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो आईआरवी क्या चीज थी, जितना उसने लिया 500 तो लिया, और 500 के बाद जो फोर्सफुली उसने ले लिया, है ना, उसको मिला करके इस टोटल वॉल्यूम को, तो 500 ml ये हो गया, और इसके अलावा जो उसने यहाँ पे लिया था, आईआरवी लिया हुआ था 2500 से 3000, ठीक है, 2500 टू 3000, ये जितना लिया, इसको हम मिला करके क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब कितनी इंस्पायर करने की जो कैपेसिटी बंदे की, वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टीडी आता है और प्लस आईआरवी, दो चीजों को मिला करके हम आईसी बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। सर एक बार ये और समझा देंगे प्लीज। ठीक है बेटा, देखो अभी क्या होता है कि वो ये कह रहा है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो होती है, एक आदमी ने नॉर्मली सांस बाहर निकाली, और उसके बाद, है ना, वो जितना अंदर की तरफ एक्सपायर कर सकता है जितना, है ना, वो क्या कहलाता है, आई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी। अब देखो उसने तो पहले क्या होगा, पहले वो नॉर्मल सांस लेगा, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, तो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम लिया, 500 इन लिया, उसके बाद उसने ताकत लगाई, तो जो ताकत लगा के लिया वो क्या था, आईआरवी था, वो आईआरवी कितना है, 2500 टू 3000, है ना, तो 500 टाइडल वॉल्यूम हो गया, और 25 टू 3000 ये हो गया आईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को मिला करके, तो कुल मिला के वो हो गई उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो कोई भी आदमी मैक्सिमम 3000 ml से लेकर के 3500 ml तक मैक्सिमम सांस अंदर की तरफ ले सकता है। मतलब हम अगर ताकत लगाएं, तो एक नॉर्मल बंदे की बात की जा रही है ना, किसी एथलीट की बात नहीं की जा रही, एथलीट्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर नॉर्मली हम लोग सांस लें और ताकत लगा के अंदर सांस लें, तो मैक्सिमम 3500 से 3000 से लेकर के 3500 ml, 3000 ml से लेकर के 3500 ml तक ही हम सांस अंदर ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये हमारी ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। अब आ जाते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब हम पूरी ताकत लगा के अगर सांस छोड़ें तो कितनी छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जितना रेजिडुअल वॉल्यूम होगा उसके अलावा जितना मैक्सिमम हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, ईसी। अब ईसी कितना होता है देखो, तो नोट करेंगे, ईसी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, a total volume of air a person can expire, ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट, total volume of air a person can expire after normal inspiration after normal inspiration। तो फिर से वही बात, अब बंदे ने नॉर्मली सांस ली, तो नॉर्मल तो सांस उसने ली 500 ml, अब यही 500 ml वो बाहर छोड़ेगा भी, तो 500 ml ली, उसके बाद वो मैक्सिमम कितना छोड़ सकता है, तो पहले मैक्सिमम वो टीवी छोड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम कितना छोड़ेगा, यही 500 ml पहले बाहर छोड़ेगा, उसके अलावा वो और ज्यादा कितना सोच सकता है, तो क्या होगा, वो ईआरवी होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, ईआरवी जितना छोड़ सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि ईआरवी कितना होता है, ईआरवी 1000 टू 1100 ml हो सकता है। ठीक है, ये टोटल जो सम है टाइडल वॉल्यूम का और ईआरवी का, इसको हम लोग ईसी कहते हैं। अब ये कितना हो सकता है, तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये हम निकाल रहे हैं, ये कहीं पे दिया नहीं है वॉल्यूम, तो ईसी कितना हो सकता है, ईसी कितना हो सकता है, किसी बंदे का ईसी हो सकता है 1500 ml से लेकर के 1600 ml। ठीक है, नोट कर लिया। Yes. हाँ भाई,
अब आते हैं फंक्शनल एक रेजिडुअल मिनट सर, कैपेसिटी। हाँ जी, क्या हुआ, कुछ पूछ रहा सर 1 मिनट पीछे वाली लगा देंगे, मैंने वो टोटल नहीं लिखा। यस सर, डन। अब आ जाते हैं, देखिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नीट में जितनी तरह से क्वेश्चन बन सकता है उतनी तरह से मैं आपको वॉल्यूम्स बता दे रहा हूं, इसके अलावा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ना, एफआरसी इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, नोट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन in lungs after a normal expiration, after a normal expiration। अब नॉर्मली बंदा सांस ले रहा है, तो नॉर्मली जब बंदा सांस ले रहा है तो नॉर्मली किसी बंदे ने सांस छोड़ी और उसके एक्सपायर करने के बाद जितना वॉल्यूम रह जाए, तो नॉर्मली वो कितना बार छोड़ेगा, 500 ml ही छोड़ेगा। 500 ml क्या होता है, ये इस बंदे का क्या है, टाइडल वॉल्यूम। तो टीवी बाहर छोड़ेगा। अब टीवी छोड़ने के बाद वो और कितना बाहर निकाल सकता है, तो आपको पता है कि वो और बाहर निकाल सकता है, यही है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो और ताकत लगा के 1000 to 1100 बाहर निकाल सकता है। उसके अलावा कितना अमाउंट जो वो निकाल ही नहीं सकता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये निकाल ही नहीं सकता है ना। तो टोटल कुल मिलाकर के इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एफआरवी बोलेंगे, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। ठीक है, अब ये कितना हो गया, देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, आ जाओ ईआरवी कितना था, यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ईआरवी था यही 1000 to 1100 ml, 1000 to 1100 ईआरवी था। अब आ जाते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था, आरवी। रेजिडुअल वॉल्यूम भी इतना ही था, 1100 to 1200, 1100 to 1200। तो कुल मिलाकर के अगर रेंज देखी जाए तो कोई भी बंदा 2100 ml से लेकर के, है ना, 2300 ml तक, 2100 से 2300 ml तक उसका एफआरसी हो सकता है। सर आपने टाइटल वॉल्यूम को नहीं दिया। टाइडल वॉल्यूम टीवी, जो बाहर बॉडी से निकालते हैं, नॉर्मल सांस लेने पर जितना छोड़ते हैं वो टीवी है। नहीं सर, वो ये बोल रहा है आपने टाइडल वॉल्यूम में इंक्लूड नहीं किया। टाइडल वॉल्यूम को क्यों इंक्लूड करेंगे, वो तो वो निकाल चुका है ऑलरेडी। उसने क्या बोला, डेफिनेशन पे फिर से जाओ। सर अभी लिखी नहीं है। जितना नॉर्मली छोड़ने के बाद कितना बचा, तो ईआरवी को भी तो छोड़ा है ना। ईआरवी क्यों बाहर छोड़ेगा, ईआरवी वो छोड़ सकता है लेकिन छोड़ेगा थोड़ा है ना। अच्छा ओके वो तो निकाल सकता है ना, लेकिन वो तो अंदर है यस सर। है ना, वो तो अंदर है उसके। सर ये वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा। उसके लंग्स में बचा। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है भाई। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ बोलो फातिमा। सर आपकी आवाज कट रही है शायद। यस सर, आपकी आवाज कट रही है। Yes, और sir. सर मैं कह रही हूँ इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने बताया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, है ना। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, कितना रह गया, ठीक है। रेजिडुअल वही होता है, रेजिड्यू होता है जो रह जाता है, ठीक है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, सांस हमने छोड़ी, आप बैठे हो, आपने सांस छोड़ दी, बाहर एक्सपायर कर दिया, अब उसके बाद आपके लंग्स में कितना बचा। तो जो बचा वाला पार्ट है वो है क्या, आपने सांस छोड़ दी 500 ml, और कितना छोड़ सकते हो, तो सांस छोड़ने के बाद कितना बचा,
तो सांस छोड़ने के बाद और मैं छोड़ सकता हूं ERV 1000 to 1100, ठीक है। उसके अलावा जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको बाहर निकाल नहीं सकता हूं, है ना। तो वो ये कह रहा है कि सांस छोड़ने के बाद कितना गैस का वॉल्यूम अंदर रह गया, ठीक है। तो उसको हमने FRC बोला। FRC किसके बराबर होगा? अब क्या है, मेरे अंदर जो बचा हुआ, जो एक्स्ट्रा मैं ताकत लगा के निकाल सकता हूं, वो बचा है इतना, ठीक है। और जो मैं ताकत लगाने के बाद भी नहीं निकाल सकता हूं, वो बचा इतना। तो टोटल इतनी गैस मेरी लंग्स के अंदर रह गई, ठीक है। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद उसको हमने FRC कह दिया। अब वो कितना है? ERV और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम के बराबर। तो ये हो गया, मैंने बताया ERV कितना है 1000 to 1100 और RV कितना है 1100 to 1200। तो मैंने इसकी रेंज निकाल ली, ठीक है ना, 2100 to 2300। 2100 to 2300 वो क्या है? वो एयर है जिसको हम बॉडी से सांस छोड़ने के बाद भी जो हमारे लंग्स में रहती है। अभी क्लियर है? यस सर। सर तो सर ये FRC तो बस उसका सिग्निफिकेंस एज अ टर्म ही है ना, क्योंकि फोर्सफुल और नॉर्मल एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही बद्री तुम्हारी। हेलो हाँ, क्या कह रहे हो? सर, मैं ये बोल रही हूँ सर, FRC एज अ मतलब उसका सिग्निफिकेंस एज अ टर्म ही हो सकता है ना, क्योंकि नॉर्मल और फोर्सफुल हाँ, एक्सप्रेशन। FRC टोटल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको हम निकाल नहीं सकते। अगर FRC Yes. निकालना चाहो तो यूं कह सकते हैं कि FRC आप निकाल नहीं सकते हो, फंक्शन फिजिकली निकाल नहीं सकते हो। यस सिर्फ सर। सिर्फ ये वॉल्यूम्स के कैलकुलेशन है, मैं बता, इसलिए आपको पहले मैंने बता दिया था, दे आर ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। यस सर। अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी, VC। सर ये ERV ये था ना कि द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सिबली आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। राइट। तो टीवी निकालने के बाद जितना निकाल सकते हैं। ठीक है सर, वो मैंने नोट नहीं किया था उस टाइम पे। वाइटल कैपेसिटी पे आ जाते हैं। वाइटल कैपेसिटी, नाउ व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? देखिए, नोट करेंगे, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person, maximum volume of air a person can breathe in or breathe out. सर रिपीट कर देंगे एक Maximum बारी volume प्लीज। of air, maximum volume of air a person can breathe in or breathe out after maximum volume of air a person can breathe out, sorry, क्या लिखा? Maximum amount of air a person can breathe out after a force expiration. सर इन और आउट ना? No, in नहीं. The maximum volume of air a person can breathe out after a forced expiration is called vital capacity. देखो, अब vital capacity क्या है? Total volume of lungs. तो टोटल वॉल्यूम, लंग्स का टोटल वॉल्यूम हो गया। अब इस टोटल लंग्स के वॉल्यूम में, है ना, तो टोटल लंग्स वॉल्यूम रेदर देन वॉल्यूम मैं टर्म यूज करूंगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, क्योंकि वॉल्यूम तो पूरा निकाला नहीं जा सकता। टोटल लंग कैपेसिटी किसी भी आदमी की माइनस वो वॉल्यूम जिसको नहीं निकाला जा सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम। यही हमारा वाइटल कैपेसिटी होगा, है ना। तो टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम वही आपका RV 1100 to 1200, उसको छोड़ करके जितनी लंग्स की कैपेसिटी है उसमें इतना आप माइनस कर दीजिए, वो बंदे की वाइटल कैपेसिटी। सर तो इसका मतलब TV प्लस ERV। नोट करो,
आप करो टीवी सर। बोलने को। हाँ सर तो ये टोटल लंग कैपेसिटी मतलब टीवी प्लस ईआरवी हो सकता है? टीवी प्लस ईआरवी कितना हुआ? टीवी प्लस टाइडल वॉल्यूम है 500 और ईआरवी है 500 ml। ना 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 हाँ। जितना मैक्सिमम 3500 हमने बताया था ना स्टार्टिंग में, एक बंदा 3000 से 3500 जो हमने निकाला था वो आएगा 3000 to 3500। सर सही टोटल लंग कैपेसिटी मतलब टाइडल वॉल्यूम ना? टोटल, हाँ नोट करेंगे। this VC depend upon age, sex and volume of lungs। हर बंदे के लंग्स का वॉल्यूम अलग अलग होता है। It varies from 3400 ml to 4800 ml। It varies from 3400 ml। It varies from 3400 ml to 4800 ml। देखो लंग्स की कैपेसिटी एक नॉर्मल बंदे में भी डिपेंड करती है उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे। अगर वो एथलीट है तो उस नॉर्मल ह्यूमन का भी जो लंग्स की कैपेसिटी वो सभी कैपेसिटी स्ट्रेच हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। माइनस में भी और पॉजिटिव में दोनों में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये जो टोटल वॉल्यूम दिया गया है वाइटल कैपेसिटी का, दिस इज 3400 to 4800, ठीक है, ml, ठीक है। ओके, वन लास्ट, दैट इज टोटल लंग्स कैपेसिटी। सर टोटल, हाँ सर ये जो आपने एथलीट का एग्जांपल दिया तो इसमें सर वो जो इंसान स्मोक करते हैं सर उनका भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज हो जाएगा ना फिर? बिल्कुल ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, तो उनका minimize- कम मतलब कम बहुत होगा ना? मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। लंग्स की Okay. कैपेबिलिटीज कितनी आती हैं। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी टीएलसी बोलते हैं। टीएलसी क्या होता है, नोट करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर present in lungs, total volume of air present in lungs and respiratory passage मतलब ट्रैकिया वैकिया, समझ गया ना, ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, उनमें भी जो भरा हुआ है उसको भी हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन is called total lung capacity, is called total lungs capacity। सर एंड रेस्पिरेटरी पैसेज के बाद क्या बोला आपने? क्या? एंड रेस्पिरेटरी पैसेज के बाद? And respiratory passage after maximum inspiration, after maximum inspiration। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, मैक्सिमम कितनी देर तक हम सांस रोक सकते हैं। फिर वही बात है कि ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन। एथलीट है बंदा, योगा करता है, जो योगा करता है वो बहुत लंबे 3 मिनट 4 मिनट तक, लोग 5-5 7-7 मिनट तक रोक सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। स्विमर बहुत लंबे समय तक सांस रोक लेते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके सर। अब देखो एक और लास्ट थिंग बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जो बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसको पीटते हैं, पीठ में उसको थप्पड़ मारते हैं, है ना। यस तो सर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, मतलब क्यों उसको तो उसका मतलब रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब काम में आ जाए, उसका हार्ट बीट करने लगे इसलिए। यस सर, वो रोने से होता है ऐसा। ये नहीं सर, रोने से नहीं, अगर थप्पड़ में मार देते ना तो वो बीट करना शुरू हो जाता है, तो वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। सर रोने में हाफते हैं ना उस हिसाब से। कई बार क्या होता है कि जब बच्चा मदर के बॉडी के अंदर होता है
तो उसका वॉल्यूम कम होता है। रीजन ये कि उसकी बॉडी जो एयर है वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो लंग से सांस नहीं ले रहा है। अभी क्या कर रहा है, वो अपने एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन कर रहा है और वैसे ही डिफ्यूजन के थ्रू वो ले रहा है। अब जो बॉडी से बाहर निकलता है तो क्या होता है कि उसके जो लंग्स के अंदर एक छोटी सी फिल्म होती है ना। उस फिल्म को हम लोग बोलते हैं लिसेथिन, है ना। तो लिसेथिन की नॉर्मली फिल्म होती है, उसके एल्वोलाई चिपके हुए होते हैं। जब उसको थप्पड़ मारते हैं पीछे से तो क्या होता है, झटके से वो एल्वोलाई खुलते हैं, ओपन होते हैं, जिससे आप देखो तेज से पहले सांस अंदर लेता है, फिर वो यस छोड़ना शुरू करता है ना। सो मेनली वो रेस्पिरेशन उसमें स्टार्ट हो जाए और उसके जो एल्वोलाई हो वो ओपन हो जाए। इसके लिए बच्चों को क्या होता है कि वो थप्पड़ मारते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चे में रिस्पॉन्स नहीं आता है, तुरंत उनको वेंटिलेटर में डाल देते हैं। रीजन क्या करते हैं, फिर आर्टिफिशियली उसको ऑक्सीजन देकर के उसको जो ये वॉल्यूम्स होते हैं, उन एल्वोलाइज होते हैं, उनको फुलाने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना। तो इट वाज ए सर आपने क्या बोला? लिसाजिन सर कुछ बोला आपने? लिसेथिन। लिसेथिन। सर क्या होती है? ये एक इनर लाइनिंग होती है, लेयर होती है एल्वोलाई के अंदर जो पाई जाती है, और ये एल्वोलाई में सरफेस टेंशन मेंटेन करने का काम करती है, जिससे कि एल्वोलाई फूली रहती है, वरना एल्वोलाई पिचक जाए। सर हाँ, सर तो ऐसा कैसे होता है कि कुछ बच्चों का मतलब वो रोने लग जाते हैं तो उनका एल्वुलाई मतलब वो हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ बच्चों को वेंटिलेटर में रखना पड़ता है। किसी में डेवलपमेंट नहीं होता, लिसाथिन की लेयर बनती ही नहीं, उन बच्चों का जीना भी मुश्किल हो जाता है कि वो सरवाइव करेंगे, ओके ओके और सर। वो कोलैप्स भी कर जाते हैं कई सारे बच्चे। अब देखिए, अब देखो रेस्पिरेशन के जो स्टेप है ना, रेस्पिरेशन कितने स्टेप में होता है, ठीक है, तो नोट करेंगे। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कितने स्टेप में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, नोट कीजिए। तो टोटल 5 स्टेप हैं जिनमें रेस्पिरेशन होता है। फर्स्ट स्टेप नोट करेंगे। सर एक सेकेंड सर। हाँ, सर मुझे वाइटल कैपेसिटी अब समझ ही नहीं आ रहा क्या है। वाइटल कैपेसिटी से देखो, वाइटल कैपेसिटी क्या है कि तुम्हारे टोटल लंग्स में तुम कितनी सांस भर सकती हो, कितनी भर सकती हो। सर जो हम 500 ले रहे हैं और जो एक्स्ट्रा हमारी कैपेसिटी है लेने की। एक्स्ट्रा और ज्यादा कैपेसिटी आईआरबी है ना। तो देखो, यस। आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। तो आईआरबी कितना है तुम्हारा, 2500 से 3000, यस। है ना। और कितना भर सकते हो, ये 500 और भर सकते हो, यस सर। है ना। आप देखो, आ जाओ यहाँ पे। तो टोटल कितना हुआ था, सर 3500 से 4000, यस सर। ये था ना। यस सर। सॉरी, 3000 से 3500, नहीं सर, नहीं, हाँ 3000 से 3500, तो 3000 से 3500, है ना। अब देखो, वो ये कह रहा है कि वाइटल कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, पूरा जितना वॉल्यूम है आपके लंग्स का वॉल्यूम है, ठीक है, और उसमें घटा दे रहा है किसको, रेजिडुअल वॉल्यूम को, है ना। अब वो क्या कर रहा है, देखो समझना बात को। तो तुम्हारे टोटल लंग्स का वॉल्यूम कितना है, वही 3000 से 4000 के बीच का, है ना, हमारे लंग्स का वॉल्यूम है। उसमें वो कह रहा है कि 3000 के आसपास हमारे लंग्स का वॉल्यूम है, उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम जो है उसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम कभी निकाला ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम अगर हम हटा देते हैं इस टोटल लंग्स की कैपेसिटी में, तो टोटल कुल मिला के अब रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है हमारा, आरबी कितना है, 1100 से 1200। ठीक है। तो 1100 से 1200 तक तो आप निकाल ही नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं निकाल सकते ना। नो सर। तो निकाल कितना सकते हो तुम, यस सर, माइनस कर देंगे। 3400 के आसपास तक, है ना, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अगर एथलीट होगा तो 4800 निकाल देगा, 4800 निकाल देगा, ठीक है ना। तो टोटल ये जो बच रहा है उसको छोड़ करके जितना अपन मैक्सिमम निकाल सकते हैं बॉडी से बाहर, उसको हमने वाइटल कैपेसिटी कह दिया। समझ गए। यस सर, आगे सर। थैंक यू सर।
वेलकम बेटा। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, नोट करेंगे। ये मैं लिखवा चुका हूं कि आपको स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं सर। ठीक है, तो नोट करो। फर्स्ट, ब्रीदिंग इज इंस्पिरेशन। यस सर, आपने लिखवाए थे। यस सर, लिखवाया था आपने। वही मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, शायद मैंने लिखवाया था आपको। यस सर लिखाया था सर। अच्छा ठीक है, याद आ गया। चलो अब देखो मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है ना, तो इसमें स्टेप तो हम लोग लिख ही चुके हैं। अब इसी में, ठीक, चलो इसी स्टेप में मैकेनिज्म जो होती है वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं डायग्राम देखता हूँ और डायग्राम शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात करता हूँ। इनहेल। अब देखो जब हम इनहेल करते हैं, है ना, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, व्हेन वी इनहेल। अच्छा सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, शेयर सर कर नहीं रहा आ हूँ रहा। मैं, भूल गया मैं स्क्रीन शेयर करना। राइट, तो देखो जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, है ना, इनहेल करते हैं अंदर की तरफ, ठीक, तो इनहेल करने की प्रोसेस में होता क्या है, समझते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाती है, ठीक है ना। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, तो देखो क्या है, सपोज दैट ये हमारा, ये रिब केज है, पसलियों का जो जाल है, रिब केज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा रिब केज है। अब इस रिब केज में तरफ जो मसल है, ठीक है, उनको हम लोग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो हमारे पेट की तरफ, अंदर की तरफ, बॉडी में अंदर की तरफ, सेंट्रल पार्ट की तरफ कुछ मसल्स इनसे ज्वाइंटेड है। इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो दो तरह की मसल्स हैं, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ वाली हमारी रिब्स को अंदर की तरफ खींचते हैं और बाहर की तरफ वाली बाहर की तरफ खींचते हैं। तो जो मसल्स हमारी रिब्स को अंदर की तरफ से खींचती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स हमारी बाहर की तरफ आती है, ऐसे तो आती है ना, उठ के बाहर की तरफ। तो उस समय क्या होता है, जो अंदर वाली मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है। अब क्या होता है, इनको खींचने का काम बाहर वाली मसल करती है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बाहर की तरफ वाली मसल्स हैं, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, सिकुड़ती हैं। तो पसलियां बाहर की तरफ आती हैं और अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो रिब केज है, ये रिब केज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। तो रिब केज इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, इस डायरेक्शन में। तो रिब केज ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब ऊपर की तरफ रिब केज जाता है, अब तो क्या हुआ, अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप समझिए अंदर की तरफ क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इसी समय पे क्या होता है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन। अब डायाफ्राम क्या है, ये देखो, ये डायाफ्राम है, और डायाफ्राम कैसा है, ऐसा कॉन्वेक्स शेप में है। डायाफ्राम, ये मसल्स नीचे की तरफ जाती हैं, तो डायाफ्राम नीचे की तरफ जाकर के फ्लैट शेप लेने लगता है। अब अंदर और वॉल्यूम बढ़ने लगता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स कैविटी इंक्रीज। तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी जो है, इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, मतलब जहां पे हमारे लंग्स फिट है उसका लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर कम हो जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में बाहर प्रेशर ज्यादा है और अंदर की तरफ प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएटेड है और एल्वोलाई के अंदर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएटेड है, जिसकी वजह से सांस अंदर की तरफ जाती है। दैट्स हाउ एयर मूव्स इनसाइड एंड वी इनहेल। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेल। तो हेडिंग डालेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इनहेल। सर, हाँ सर एक बार, सर आप, वो मेरे को सब समझ में आ गया। सर आप एक बार इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक बार समझा दीजिए। सिंपल सी बात है, देखो ये हमारी रिब्स हो गई, ये हमारी पसलियां हैं, रिब्स। मैंने बताया कि रिब्स को कुछ मसल्स ऐसी हैं जो इन रिब्स को अंदर की तरफ से खींचती हैं। तो जब हमें रिब्स को अंदर लाना होगा तो अंदर की तरफ खींचती हैं। अब अगर रिब्स को बाहर जाना है तो इनको रिलैक्स होना पड़ेगा। तो ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं है,
जब रिलैक्स हो जाएंगी तभी बाहर की तरफ जा पाएगी, सिंपल है। तो इनको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। दूसरी कुछ मसल बाहर की तरफ रिब्स को खींचती हैं, इनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। तो ये वाली सिकुड़ती हैं और ये वाली फैलती हैं, जिससे इन टोटल फोर्स बाहर की तरफ लगने लगता है और रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। दैट्स हाउ टेक्स प्लेस। सर ऊपर तब मूव करती हैं जब इंटरनल वाली रिलैक्स होती है, मतलब अंदर की तरफ आती है ना। हाँ देखो बेहतरी, एक टेंट है, उस टेंट में अंदर की तरफ तुमने फीते लगा रखे हैं, कुछ बाहर की तरफ फीते लगा रखे हैं। अब तुम्हें अगर टेंट को फुलाना है तो तुम क्या करोगी? बाहर वाले फीतों को खींचोगी और अंदर वालों को ढीला करोगी, ऐसे करोगी ना, तो टेंट फूल जाएगा। ऐसे तो होगा नहीं? हाँ सर। तो ऐसे ही होता है। तो अंदर वाली जो रिलैक्स हो गई और बाहर वाली तुम उसको खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट विल स्वेल, है ना, ऐसे फैलेगा, एक्सपेंड करेगा ऐसे। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है। सर प्रेशर इन एल्वेलर डिक्रीज से बता दीजिए क्या था। प्रेशर एल्वुलाई, ठीक है। हाँ, तो एल्वुलाई में लो प्रेशर हो जाएगा, है ना, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसा, हाई। तो एयर कहां से मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो एयर बाहर से हमारे नाक के थ्रू होती हुई लंग्स की तरफ मूव करने लगेगी। ओके सर। ठीक है। यस। अब देखो एक सर सर हाँ सर वैसे जो ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो होता है सिकुड़ना। तो ये डायफ्राम के लिए वाली मीनिंग वैलिड नहीं होती ना, क्योंकि डायफ्राम तो फ्लैटन हो रहा है। हाँ, डायफ्राम फ्लैटेंड हो रहा है ना, तो डायफ्राम क्या हो रहा है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा। चलिए, वैसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना होता है ना। हाँ, तो डायफ्राम सिकुड़ेगा ना अंदर की तरफ। सर लेकिन वो नीचे तो की तरफ। फ्लैटन हो रहा है सर, वो मतलब पहले हाँ, तो फ्लैटेंड, तो डायफ्राम की ओरिजिनल कंडीशन तो ये है ना, कॉन्वेक्स शेप है। हाँ सर, वही तो कह रहा हूं, मतलब इसमें सिकुड़ मतलब डायफ्राम के लिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना नहीं हुआ ना, फ्लैटन होना हुआ। नहीं भाई, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सिकुड़ना होगा। यहाँ पे एब्डोमिनल मसल पाई जाती है, ये एब्डोमिनल मसल। ओके ओके एब्डोमिनल ओके मसल ओके। रिलैक्स होती है, नीचे की तरफ आती है, तब डायफ्राम नीचे आता है। तो फोर्स तो नीचे लगेगा। हाँ सर, वो ओवरऑल दिखने में लगने दिस इज रिलैक्स कंडीशन ऑफ डायफ्राम जो अभी है ना, वैसे लेकिन ये नीचे आएगा, फ्लैट होगा, तो वो रिलैक्स कंडीशन नहीं होगी। सर तो वो अगर नीचे आके सर कांटेक्ट हो जाएगा, मतलब कि वो पूरा सिकुड़ जाएगा, ये कहा आपने? हाँ, नीचे की तरफ आएगा। अच्छा सर, नहीं मैं वैसे वो नहीं पूछ रही थी सर। आप टेंट के अलावा एक और एग्जांपल दे सकते हैं? कैसे एग्जांपल देंगे? हेलो हम्म, सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। सर मैंने ये बोला सर कि टेंट के अलावा आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं? और यार चलो कोई और बताता हूँ कुछ एग्जांपल। तुम ये तो देखो बना नहीं पाओगे तुम लोग, है ना, कि तुम लोग आर्टिस्ट कितने बड़े हो मैं जानता हूँ अच्छे से। तो जो मैं बोलो बना लिया क्या खास फेल? सर इसने ही बनाया। सर बना इसी लिया? ने बनाया, हम नहीं बना हाँ पाएंगे सर, सर। हमने नहीं बनाया सर। अच्छा, तो देखो जैसे मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ, है ना, कैसे बनाना डायग्राम। मेरा वाला है वो बना लो। तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है? यहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, ये एरिया यस दिख रहा है, विजिबल है? ठीक है। यस सर। सर आप मेरा एग्जांपल देंगे ना सर? अरे दे रहा हूँ मैत्री भाई, रुको थोड़ा सा, पहले इसको बना लो तुम लोग। ओके ओके थोड़ा सोचने के लिए भी ब्रेन को टाइम चाहिए होता है। ओके सर। तब तक ये मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ साथ में, इसको ड्रॉ कर लो पहले आप लोग। तो ये देखो हमारी बैकबोन वाला पार्ट है ना, तो हमारा जो बैकबोन वाला पार्ट होता है, बैकबोन हमारी कुछ ऐसे ऐसे होती है। ये हमारा बैकबोन वाला पार्ट है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बोन्स छोटी होती जाती है। अब इन्हीं बैकबोन के बीच में हमारा लंग्स फंसा हुआ होता है ना, ये बैकबोन हो गई और इसमें हमारा लंग्स फंसा हुआ है। सर टॉपिक क्या था? टॉपिक है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके सर।
सर ये स्पाइनल कॉर्ड बनाना जरूरी है? ये आपकी श्रद्धा है, आप बनाना चाहो तो बना लो, डन अगर सर, आप मैंने वो वाला बना लिया सर। बना लोगे आप तो बढ़िया रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मैकेनिज्म, ये मैकेनिकल डायग्राम है और ये एलएस है लंग्स की, ठीक है। अब देखो पीछे वाला हमारा बैकबोन है और आगे की तरफ देखो क्या है, ये बनाना जरूरी है बैकबोन, क्योंकि पीछे से बैकबोन सपोर्ट करते हैं हमारे लंग्स को, है ना। और अब देखो आगे की तरफ क्या है, आगे हमारी रिब्स है, ठीक है। तो आगे वाला जो पार्ट है, अब इसको अगर रिब्स को देखोगे, नॉट लाइक दैट, तो ये हमारी रिब्स की हड्डियां हैं। ये ऐसे यहाँ तक रिब्स आ जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। और इन्हीं रिब्स के साथ में ना ये डायाफ्राम है। सर ये आपने क्या बनाई है? डायाफ्राम, नहीं सर, उसके इसके पहले जो आपने ऐसे गोल गोल करके बनाया। ये रिब्स हैं, रिब्स हैं। इस बंदे के बॉडी को अगर ऐसे काट दिया जाए तो कैसे, ऐसे तो दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब क्या होता है कि जो मैं आपसे बता रहा था कि डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है, कि डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। तो डायाफ्राम क्या, कैसे मूव करता है, तो डायाफ्राम इट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड लोअर डाउन, तो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पर क्या है, एब्डोमिनल मसल्स पाई जाती हैं इस तरह से, ये एब्डोमिनल मसल करती हैं, जिसकी वजह से डायाफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होकर के आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो रिब्स होती हैं, तो बाहर की तरफ वाली जो मसल्स होती हैं वो रिब्स को बाहर की तरफ खींचती हैं, ठीक है? इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। आप देखो इससे क्या होता है, रिब्स रेज अपवर्ड। तो भाई ऊपर की तरफ रिब्स क्यों उठी, क्योंकि बाहर की तरफ जो हमारी मसल थे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, है ना। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स गोज अपवर्ड। रिब्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ऑब्वियसली अंदर वाला वॉल्यूम बढ़ेगा। जब अंदर की तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर हो जाएगा लो, और जब अंदर प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या होगा, एयर बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर जाएगी। तो इस तरह से एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन बोलते हैं। और ये पीछे वाला आप लिख सकते हैं, दिस इज दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। This is vertebral column. This is diaphragm. सर हम्म, सर परसों मैंने आपसे पूछा था ना कि यही प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, तो आपने बोला था कि मतलब हम बेसिकली एनर्जी लगाते हैं तब तब जाके हमारे अंदर वो हवा आती है। सर तो यहाँ पे तो वापस से प्रेशर ग्रेडियंट की बात हो जा रही है। अच्छा भैया, प्रेशर ग्रेडियंट ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी कौन देगा, बताना जरा, कौन देगा, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी? सर जब हम मतलब जाएंगे तो क्या करेंगे, एटीपी खर्च करेंगे। जैसे हाँ है ना। एटीपी क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी। तो काम किसने किया, हमने। हमने किया।
वही तो मैं कह रहा था। सर तो वही तो सर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो फिर ये प्रेशर ग्रेडियंट का नाम तो क्यों आया है? भैया प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किसने किया? वो तो हमने किया ना। और एयर तो प्रेशर ग्रेडियंट से ही मूव होती है। ये तो मतलब भाई एयर, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल और आयंस सब कैसे मूवमेंट करते हैं? सब तो ग्रेडियंट से मूव करते हैं। तो ग्रेडियंट तो कहीं भी क्रिएट होगा। सर मतलब अगर हम कोई कंडीशन ले लें जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ है लेकिन हमने एनर्जी यूज नहीं करी है, तो एयर अपने आप अंदर रश करेगी या उसके लिए भी हमें थोड़ी एनर्जी अप्लाई करनी देखो पड़ेगी? हम एक बात तुम लोगों को बताएं कि किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए ना दो तरीके होते हैं। एक तो हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर एनी मैकेनिज्म टू सिंप्लीफाई इट। समझे? अब अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स और बना के, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप उसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज नॉट द वे एक्चुअली। ठीक है? किसी भी आंसर को लिखना, आप समझिए बात को, जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैं सोचता था कि जिनको बहुत नॉलेज होता है ना, दे आर द टीचर्स। ठीक है? और जब मैंने बोर्ड पकड़ा ना, तो मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, द नॉलेजेबल पीपल आर नॉट टीचर, दोज हु कैन सिंप्लीफाई थिंग्स, दे आर द एक्चुअल गुड टीचर। ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जब कोई चीज समझा करो ना, तो उसको कोशिश करो कि सिंप्लीफाई करके हम समझने की कोशिश करें। तुम क्या करते हो? तुम लोग उल्टा काम करते हो। तुम लोग सिंपल चीजों को और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हो। समझो बात, कितनी सिंपल सी बात है। देखो अभी क्या है कि यहां पर क्या है, दिस विल अफेक्ट योर आंसर राइटिंग। मैं आपको जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको बढ़िया आंसर राइटिंग लेनी है और इफ यू वांट 100 आउट ऑफ 100 इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आप देखिएगा, आप थोड़े सिंपली आपके स्कूल के भी जो टीचर होते होंगे, देयर माइट बी नंबर ऑफ एक्सपीरियंस टीचर एज वेल, पुराने जो टीचर होंगे, कुछ बुजुर्ग लोग होंगे, वो आपसे हमेशा कहेंगे कि जब आप आंसर लिखो ना, तो आप ऐसे लिखो कि किसी उस आदमी को समझा रहे हो जिसको जिसको नहीं पता है। एंड इफ यू कैन राइट दैट वे, यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। सो समझने का भी आप पैटर्न वैसे बनाने की कोशिश करो। ये जो फ्लो डायग्राम है ना, फ्लो डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, दिस सिंप्लीफाई थिंग। समझिए अभी क्या है कि लंग्स में कुछ नहीं है, कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं, हमें सांस लेनी है, तो हमें करना क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना होगा। अब बॉडी प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट करेगी? ब्रेन में, अब मैं बताऊंगा ब्रेन कैसे कंट्रोल होता है। ब्रेन में हमारा मेडुला वाला पार्ट ऑर्डर देता है किनको? इन मसल्स को। किन मसल्स को? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ऑर्डर ये देता है कि एटीपीएज एंजाइम एक्टिवेट करो और एटीपी खर्च करना शुरू करो। एटीपीएज एंजाइम एटीपी को ब्रेक करता है, एटीपी ब्रेक होती हैं, एटीपी के ब्रेक होते ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। मसल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। किसी भी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है? तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एनर्जी खर्च हुई, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो एक तरीका तो हो गया, ये ऊपर की तरफ गया और वॉल्यूम कुछ बढ़ गया, लेकिन अभी उतना वॉल्यूम नहीं बढ़ा है जिससे कि सांस ज्यादा ली जा सके। अब क्या होता है, यहां पे हमारा डायाफ्राम, नीचे की मसल्स को फिर से हमारा जो न्यूमेटिक सेंटर है, मतलब कि ब्रेन में जो पोन्स वाला पार्ट है, उसने फिर से ऑर्डर दिया कि भाई नीचे वाली मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करो और भी वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है। नीचे वाली मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट हुई, डायाफ्राम नीचे की तरफ आया और प्रेशर लो हो गया। अब प्रेशर इतने अमाउंट में लो हो चुका है कि बाहर और अंदर वाले प्रेशर में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब क्या होगा, हमारे नोज के थ्रू एयर अंदर की तरफ गश करती है और हम ब्रीथ इन करते हैं। इन जनरल प्रेग्नेंट वुमन को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि सुबह घूम के आया करो, आप मॉर्निंग वॉक करके आया करो। रीजन ये होता है कि यहां पर जब बेबी का वॉल्यूम बढ़ता है तो ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसके पुश करने की वजह से अब उसकी ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इनके पास ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, डायाफ्राम को ज्यादा मूव करने की गुंजाइश नहीं होती है, तो डायाफ्राम ज्यादा मूव नहीं कर सकता। इसलिए वो जो वीमेन्स होती हैं, वो हमेशा इन्हीं मसल्स के थ्रू काम चला सकती हैं और वो नॉर्मल फीमेल से, नॉर्मल मेल से बहुत कम रेस्पिरेशन कर पाती है, इसलिए उन्हें जल्दी सांस लेना पड़ता है। ठीक है? तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। समझ आया? सर जी। सर एक बार वो वाला बता दीजिए ना एग्जांपल देके कि वो रिब्स ऊपर कैसे जाती हैं। ठीक है, वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
रिब्स ऊपर कैसे जाती है। ठीक, अब जैसे ये समझो कि मैं तुमको वही वाला बात बता रहा था कि ये कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, आप इस स्ट्रक्चर को आप ऊपर ले जाते हो, है ना, ये मान लो ये कोई भी स्ट्रक्चर है, आप उसको आपको उसको छत की तरफ ले जाना है, चढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? अब आप क्या करते हो, कोई भी चीज ऊपर चढ़ाते हो तो आप क्या करते हो, ऊपर की तरफ से खींचते हो नहीं खींचते हो, बताओ? यस ऊपर की सर। तरफ से खींचते हो ऊपर की तरफ से, एनर्जी Yes, खर्च sir. करते हो, इधर Yes, से sir. कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, लेकिन आप सोचते हो जब आप अपनी छत में कोई चीज चढ़ा रहे होते हो तो आप देखते हो कि वो लड़ ना जाए, तो आप नीचे की तरफ से भी तो उसको बांध के रखते हो, यहां से भी तो लोग उसको बांध के रखते हैं, तो आप क्या करते हो, ये वाली रस्सी ढीली करते जाते हो, ये रस्सी Yes, ढीली करते हो नहीं करते sir. हो? ये जो रस्सियां आप ढीली कर रहे हैं ये कौन सी हैं? दे आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ऊपर वाली रस्सियों को आप टाइट कर रहे हो, ताकत लगा के खींच रहे हो, उनमें स्ट्रेन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, Yes, sir. एनर्जी खर्च कर रहे हो, ये कौन सी है? एक्सटर्नल External. इंटरकोस्टल मसल। ये कौन सी है? इंटरनल इंटरकोस्टल Internal. मसल, इसको आप रिब्स मान लो। तो जब आप इसको खींचते हो तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही कि नहीं हो रही? Yes, sir. हो रही है। एनर्जी खर्च हो रही है। Yes, sir. मैंने वही कह दिया कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स ऊपर की Yes. तरफ जाती है, और उसी टाइम पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है तो ये रिलैक्स हो रही होती है। आगे से समझ में, थैंक यू सर। समझ आ गया? बस ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल सा बहुत सिंपल है चीज है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म यार, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। सर क्लियर है मैंने भाई सबको? पूछा था हाँ, क्लियर सबको? सर चैट पे। ठीक है। यस सर। आप देखिए आते हैं इसी सर तरह से, हाँ बताओ। सर मैंने क्वेश्चन पूछा था सर चैट पे। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, अब तुम इमेजिनेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर डायफ्राम नहीं होता, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, डायफ्राम नहीं हो तो क्या नहीं होता, तो क्या होता? तो मेनली सर मैं यही पूछ रही थी सर, डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है, बस यही एस्पिरेशन में टेक पार्ट करना, वैसा वो कुछ करता मैंने नहीं है। तुम्हें बोला ना कि प्रेग्नेंट वुमेन के केस, तभी तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि प्रेग्नेंट वुमेन वाले केस में क्या होता है, उनका डायफ्राम मूव करेगा, बताओ नहीं, कैसे करेगा? बहुत नहीं थोड़ा करता। सा। तो जब बहुत थोड़ा मूव करता है तो फिर वो सांस कैसे ले पाते हैं? रिलैक्स नहीं होगा ना। इंटरकोस्टल मसल। बिल्कुल सही बात है। सर तो वो वहां पर है क्यों सर, मेरा मतलब ये था कि वो वहां पर है क्यों, मतलब अगर नहीं भी होता तो चलता ना, क्योंकि हम इंटरकोस्टल मसल से रेस्पिरेशन कर सकते हैं भले कम रेट पे, पर फिर भी। गाड़ी में स्टेपनी क्यों लगाई जाती है, मुझे जवाब दोगी? सर क्या गाड़ी में क्या? गाड़ी में हर कंपनी हर कार में स्टेपनी क्यों होती है? सर आप उसके दूसरा एग्जांपल देंगे? अगर वो ना हो तो भी तो कार चलेगी। स्टेपनी क्या होता है? ये मैं भी वही पूछ रही थी सर, स्टेपनी क्या होता है? अरे प्रभु, चरण कहाँ है आप दोनों के? हैं सर स्टेपनी नहीं नहीं पता? पता सर, मैंने कभी गाड़ी ऐसे नहीं देखी है ना अंदर से। अरे मालिक, बाहर लगी रहती है बहुत सारी गाड़ियों में, एक एक्स्ट्रा टायर लगा होता है ना, हाँ सर, हाँ पीछे की तरफ, हाँ सर। स्कूटर में भी लगा होता है। अच्छा, वो हाँ सर। यस सर। ये रहते कहाँ हो तुम लोग यार, ये बताओ जरा। सर मैंने सर स्टेपनी नहीं सुना ना सर, एक्स्ट्रा टायर सुना है सर, पीछे लगा हुआ है, मतलब ऐसे। स्टेपनी नहीं सुना? नहीं नो सर। सर। थोड़ा बाहर निकल के कुछ दीन दुनिया भी देखो, मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ काम करते हो तुम लोग, ये बताओ। सब सर लोग नहीं बोलते सर, यहाँ कुछ और बोलते होंगे। स्टेपनी बोलते हैं, इसके पूरे वर्ड में स्टेपनी बोलते हैं उसको। चुप करो। सर वो वेरी करता है, कहाँ पर क्या क्या कह रहा है, वो वेरी करता है? मतलब कहीं ना कहीं से कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। यस सर, मैं भी जी नहीं, उसको स्टेपनी ही बोलते हैं पूरे वर्ड में, उसको ऑटो जो मतलब जितना मोटर वर्क है ना, जितना मोटर वर्ड है, उस पूरे मोटर वर्ड में उसको स्टेपनी बोलते हैं, एक्स्ट्रा सर टायर। वो वर्ड मालूम नहीं था। सर हाँ। आपने सर अभी कहा सर, सर एक मिनट सर, आपने अभी कहा कि सिंपल चीजें समझानी चाहिए, आपने खुद मैनिपुलेट कर दिया सर, इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक बताया। उसको सिर्फ देखो, अभी एक काम करना है ना, जो पंचर बनाने वाला होता है ना, पंचर बनाने वाला, यस ठीक है, सर। होगा कहीं तुम्हारे मोहल्ले में, उत्तराखंड में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। उस पंचर बनाने वाला मतलब आदमी बिल्कुल अनपढ़ होगा, उससे बोलना भैया एक पीछे टायर लगा होता है गाड़ी में, एक और टायर आता है 4 के अलावा 5 वाटर, उसको कहते क्या? सर वो बोलेगा एक्स्ट्रा टायर ही बोलेगा। जी नहीं, उसको स्टेपनी बोलेगा। ओके सर। सर पॉइंट क्या था सर स्टेपनी बताने का? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि स्टेपनी क्यों लगी होती है? सर गाड़ी अगर एक पंचर टायर खराब हो जाए तो उसको लगाने के लिए। है ना, पंचर हो जाए तो फिर Yes. उसी लिए वैसे डायाफ्राम लगा दिया गया सपोर्ट करने के लिए, स्टेपनी सपोर्ट होता है ना, तो स्टेपनी सपोर्ट करने का काम करती है। तो वैसे क्या हुआ, नेचर ने बहुत सारे हमारी बॉडी में ऐसी चीजें लगा रखी हैं जिनकी डायरेक्ट जरूरत तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, देयर आर नंबर ऑफ थिंग।
ठीक है। सर बाय द वे सर स्टेपनी हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं? अरे भैया उसको स्टेपनी हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बोलते हैं, उसको स्टेपनी ही बोलते हैं कार में। ओके सर, मैं पूछूंगी सर। ऑटोमोबाइल के वो सब नहीं देखते हो, व्लॉग्स वीडियोस वगैरह नहीं देखते हो? नहीं सर, इसमें क्या देखना सर? हैं? मैं देखती हूँ। सर वैसे पर देखना क्या है इसमें, मतलब कहाँ क्या देखना होता है? ब्लॉग्स कुछ नहीं। ब्लॉग्स हाँ लड़के और अच्छा। लड़के सभी देखते हैं। हर्षित तुम्हें नहीं पता, मतलब दैट इज सब मैंने भी सोचा कि हर्षित को नहीं पता। सर हाँ। सर अब हमारे पास कुछ और बोलते हैं, हमारे साथ एक्स्ट्रा डायरी बोलते हैं। देखो सर स्पेयर टायर बोलते हैं सर स्पेयर टायर बोलते हैं, स्पेयर टायर। सर आप स्पेयर यस सर, मैंने भी वही सोचा भी। स्टेपनी स्पेयर टायर। वही तो सर मैं कह रहा हूँ, सब यही करते हैं ना, कहाँ पे क्या बोले जाता है। आप सर अब वहाँ ले उसी को लीजिए। स्टेपनी बोलते हैं। देखो अब आते हैं एक्सेलेशन में, ठीक है ना। इसी को हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। समझ गया फिर से बात, जो पहले अभी मैंने समझाया जस्ट उसका उल्टा होता है। अब यहां पर क्या होगा, सिंपल है। अब ये भी डायग्राम आप बना लो, क्योंकि ये आपके स्कूल वाले जान लो पूछेंगे और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। चांसेस बहुत होते हैं स्कूल वालों के पूछने के। अब डिपेंड करता है कि आपके रीजन में पेपर कैसा बनता है, क्योंकि 11th में हर जगह पेपर डिफरेंट डिफरेंट बनता है। इट डिपेंड्स रीजन टू रीजन। तो लेकिन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचरों का ये वही हमारे लंग्स हो गए। अब देखो क्या होता है कि ये हमारी फिर वही बैकबोन ना, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बैकबोन पीछे से हमें लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये हमारे लंग्स हो गए। फिर वही हमारे रिब्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारी रिब्स हो गई और ये हमारे लंग्स हो गए। और वैसे ही नीचे वाला जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये हमारा डायाफ्राम हो गया। और डायाफ्राम ने पिछली बार क्या हुआ था, इन मसल्स ने इसको अंदर की तरफ खींचा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि डायाफ्राम वाली जो मसल्स होंगी वो क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, और डायाफ्राम अपने ओरिजिनल कॉन्वेक्स शेप में वापस जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, डायाफ्राम विल रिलैक्स, विल रिलैक्स। तो डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, ठीक है ना, और उसकी वजह से क्या होगा, इट विल मूव अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिससे कि लंग्स को अंदर की तरफ धक्का देगा। अब यहां पर क्या होगा, देखिए अब यहां पे उल्टा होगा। अब यहां पे रिब्स नीचे की तरफ मूव करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि जो ये मसल्स थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब ये क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, है ना। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इट विल रिलैक्स। अच्छा, जब ऊपर वाली रिलैक्स होंगी तो नीचे वाली क्या होंगी, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। है ना। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल रिलैक्स होंगी, रिब केस क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से लंग्स में प्रेशर बनाएगा। अब इधर से भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, इधर से प्रेशर, तो लंग्स में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, बाहर की तरफ क्या हो गया, लो प्रेशर, फिर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, और इसकी वजह से क्या होगा, एयर बाहर निकल जाएगी एंड वी विल एक्सेल और एक्सपायर, ठीक है, नोट करो। सर एब्डोमिनल मसल्स भी रिलैक्स करेगी ना। एब्डोमिनल मसल इनडायरेक्ट पैसिव रोल प्ले करते हैं हर्षित, तो एब्डोमिनल मसल को हम ज्यादा काउंट नहीं करते हैं,
दे प्ले पैसिव रोल। और जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो ये रिलैक्स होती हैं और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। सर पैसिव रोल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पैसिव रोल का मतलब ये हुआ कि देखो, कुछ तुमने देखा होगा ना कि कई बारी जब हम रेस लगाते हैं तो टीचर ने आपसे कहा होगा कि मुंह से सांस मत लिया करो, नाक से सांस लिया करो, है ना? यस सर। तो क्या होता है कि कई बारी जब हम दौड़ते हैं तो हम नाक से भी सांस लेते हैं, मुंह से भी सांस लेते हैं। तो क्या होता है, जब हम मुंह से जो आप सांस ले रहे हो उसमें से थोड़ा सा जा रहा है पेट में, मैक्सिमम जा रहा है आपके पेट में, थोड़ा सा लंग्स में जा रहा है, तो वो क्या है, पैसिवली आपकी जो रेस्पिरेशन को हेल्प कर रहा है। तो पैसिव प्रोसेस वो होती हैं जो एक्चुअली रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती हैं, इनडायरेक्टली, लेकिन थोड़ा बड़ा उनसे आपको बेनिफिट मिल जाता है। दे आर कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। तो इसी सर तरह क्या से नाक से लेनी चाहिए, मुंह से लेनी चाहिए सांस? हाँ, सर तो सांस किससे लेनी चाहिए दौड़ते वक्त? मुंह बंद करके लेनी चाहिए, और इसीलिए सजेस्ट करते हैं रेसर की नाक से लेनी चाहिए और मुंह से छोड़नी चाहिए। दैट इज मोर इफेक्टिव। सर आपने क्या बोला, पेट में कब जाती है हवा अगर मुंह से लिया जाए तो? जब हम दौड़ते हैं ना, मुंह खोल करके दौड़ते हैं, तो आधी तो नाक से जाती है, नाक वाली तो सीधे लंग्स में चली जाती है, फिर बाकी जो मुंह से जाती है ना, तो वो तो हमारी जा रही फूड पाइप से, तो फूड पाइप से उसमें मैक्सिमम पेट में चली जाती है। तो वो हेल्पफुल होती नहीं होती है? ना ना, बिल्कुल, उसमें उसका 90% पेट में चला गया, 10%, 5%, 10% हमारे लंग्स में जा पाता है उसका, और वो हमारी ब्रीदिंग की एफिशिएंसी गिरा देती है। अच्छा तो आपने वो पेट में क्यों जाता है डायरेक्ट? जाना तो लंग्स में भी चाहिए। भैया खाना खाते हो पेटी में तो जाता है ना, तो मुंह से मुंह से, हैं? अच्छा मुंह वाली सांस, हाँ सर मुंह वाली सांस तो पेट में जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, मैंने कंबाइन करके सोचा कि मतलब सांस और मुंह अगर दोनों को करा जाए तो। नोट कर लिया? एक मिनट सर। तो लेकिन सर, कोई सर, इंसान सर, एक साथ नाक और मुंह से सांस ले सकता है? करो नहीं। करो करो। सर, हाँ, सर वो जब सिंगिंग करते हैं ना, क्या क्या? जब गाना गाते हैं ना, हाँ 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 हाँ, तो तब ऐसा बोलते हैं कि पेट से गाना चाहिए, मतलब मुंह से सांस लेके पेट से सांस निकालना चाहिए। अब ये बता पाना खासकर मुश्किल काम है, मतलब सिंगिंग में अपना हाथ टाइट है यार, बहुत टाइट है। सर लेकिन फिर भी आपने सुना तो होगा कहीं। बोलता है मैं भी पेट से गाना चाहिए, पेट से, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, उससे सांस नहीं टूटती। अच्छा अच्छा, तो कोई है सिंगर, कौन है? सर तो फील होता है क्या पेट से अगर सर गाते लोग पता नाक नहीं से नहीं भी नहीं नहीं, गाते हैं। मुझे तो नो कमेंट्स, मतलब जिस 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 फील्ड में नॉलेज ना हो ना, उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कौन बोल? आमना बोल रही है, तो आमना, आर हाँ यू सिंगर, आर यू गुड सिंगर? यस सर है। सर, मतलब गुड सिंगर तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। यू हैव ये तो इंटरेस्ट, बहुत ठीक अच्छी है। है। तो फिर इसकी बात मानी जानी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। अरे सर तो मेरा क्वेश्चन तो रह गया। तो बता तो दिया उसने अरे नहीं नहीं मतलब नहीं, हाँ, मैंने क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया? कि पेट मतलब से जब गाते हैं तो फील होता है, मतलब आप पेट से गाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पेट में हवा भर रही है, फिर आप निकाल रहे हो उसको। तो ओके मतलब ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो पाता होगा, इसलिए ऐसा करते होंगे। हाँ सर, उससे आवाज बुलंद होती है और अच्छे से निकलती है, वरना फिर लोग की सांस अटकती रहती है और फिर उनकी आवाज धीमी निकलेगी। ओके, ये चक्कर है। इसीलिए देखो ना, उनको रियाज कराया जाता है ना, गाने वालों को, सांस यस तेज सर, लेकर के। यस सर। डन हो गया? यस सर डन। ठीक है, तो अब आते हैं, आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इंस्पिरेशन वाले में, अब इसने एब्डोमिनल पूछा था हर्षित ने, तो एक पॉइंट लिख लो। इंस्पिरेशन वाले में एब्डोमिनल मसल रिलैक्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल रिलैक्स, और दे प्ले पैसिव रोल, और ये भी लिखो, दे प्ले पैसिव रोल। और एक्सपायरेशन में उल्टा कर लो, इन एक्सपायरेशन एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड दे प्ले पैसिव। ठीक है सर भाई, आपकी आवाज कट गई सर। मेरी आवाज कट गई? अच्छा, तो मैंने नेक्स्ट। बताया इंस्पिरेशन में एब्डोमिनल मसल रिलैक्स एंड दे प्ले
पैसिव रूल, और एक्सपायरेशन में ऐड कर लो एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, and they also play passive role. एक और चीज, RQ क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं. सो व्हाट इज RQ? तो देखिए RQ, सो RQ होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved upon volume of O2 consumed. Wait, consumed ही है ना? Yeah, respiration. फॉर्मूला नहीं दिया. एनसीईआरटी में है ही नहीं RQ क्या? होना तो चाहिए यार. नहीं है सर एनसीईआरटी में. नहीं है ना? नहीं है, नहीं है. वो सा एक मिनट को जरा थोड़ा सा मुझे लेट मी चेक इट. डाउट हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर बताता हूँ. एक मिनट तो. ठीक है, सही है. एब्सॉर्ब, ठीक है, ठीक है. तो RQ होता है कि अब ये है क्या चीज ना, बहुत इसको भी देखो, मैं बहुत सिंपल वर्ड में समझाना चाहूंगा आपको कि देखो RQ क्या है ना, ये बताता है कि किससे कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी, है ना. तो ऐसा फ्यूल जिसमें ऑक्सीजन कम लगे और जब वो बर्न हो ना तो एनर्जी ज्यादा पैदा हो, ठीक है, वो ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल होता है. ऐसे तो सही है ना? जी सर. है ना. अब इतना एफिशिएंट इंजन क्यों है? क्योंकि पेट्रोल जब जलता है ना तो उसको ऑक्सीजन कम चाहिए होती है, बर्न तेज से होता है, इसलिए पेट्रोल सबसे ज्यादा पावरफुल है ना. डीजल उसके कंपैरिजन में कम पावरफुल है क्विक बर्न करने के. हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले की बात मत करो, क्योंकि एनर्जी फिर वो अलग मैकेनिज्म हो जाएगी, ठीक है. डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल होते हैं वैसे. तो नॉर्मली जब जलता है तो पेट्रोल तेज से जलता है, ठीक है. रीजन उसको ऑक्सीजन कम चाहिए होता है और CO2 ज्यादा इवॉल्व करता है. वैसे ही हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना. तो हमारी बॉडी में एनर्जी हमें सबसे ज्यादा किससे मिलती है, ठीक है. तो देखो ग्लूकोज जो होता है ना वो पेट्रोल की तरह है, बढ़िया फ्यूल है, ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है, जब कितनी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जलने में कितनी ऑक्सीजन जरूरत पड़ी और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जब इसका हम रेशियो निकालते हैं तो ग्लूकोज का RQ जो आता है वो आता है 1, ठीक है. तो ग्लूकोज का RQ 1 आता है. फैट का याद रखने का, RQ किसका कितना होता है? 0.7 होता है फैट का. सर RQ का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा ले लिख दो, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. दिस इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, सर TIENT. हाँ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. तो फिर इसमें भी वैसे ही होता है, जैसे पेट्रोल में पिकअप पहले ज्यादा देते हैं, डीजल बाद में देते हैं, वैसे ही यहाँ पर होता है. राइट. अब तुमने सही पकड़ लिया, एकदम सही. तुमको इसका मतलब नॉलेज है फिर इंजन्स का है. और ये होता है सर. सर हाँ, बिल्कुल फैट का ऐसे ही. 0.7 लिखा है ना? हाँ बेटा 0.7 लिखा है. और ऑर्गेनिक सर एसिड होता का है. बिल्कुल ऐसा ही होता है, 1.3 से 1.4 ऐसा ही होता है. लेकिन बस वही है कि लोड डीजल ज्यादा लेता है, डीजल इंजन लोड ज्यादा ले लेता है, पेट्रोल इंजन लोड नहीं ले सकता है. यस सर हाँ
सर आप थोड़ा इजी शब्दों में समझा सकेंगे सर हमारे जैसों के लिए? मैं वही बोल रहा हूँ, इजी शब्दों में यही है कि ग्लूकोज अगर हम खाएंगे तो हमें जल्दी एनर्जी देगा, इसीलिए हमारी बॉडी ग्लूकोज प्रिफर करती है। क्योंकि ग्लूकोज को क्या है ना कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन कम चाहिए जलने के लिए, ठीक है ना, राइट। ओके सर। क्वेश्चन आ रहा है 0.7 है ना, 0.7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि फैट को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ठीक है, और Yes, CO2 वो कम निकालेगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसका मतलब ये हमारे लिए इफिशिएंट फ्यूल नहीं है, ठीक है। इसीलिए बॉडी हमारे लिए जो रेस्पिरेटरी फ्यूल यूज करती है वो ग्लूकोज को यूज करती है, क्योंकि ग्लूकोज को जलाने के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए होता है, सीधी शब्दों में अगर बात की जाए। सर 1 आ रहा है तो इक्वल नहीं चाहिए होगा? हाँ तो वही इक्वल कंपैरेटिवली आप देखो ना, तो कंपैरेटिवली क्या है, ये 0.7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अच्छा आप 0.7 बोल रहे हो? 0.7 फैट का है, तो इसका मतलब क्या है, इसको O2 ज्यादा चाहिए और CO2 कम इवॉल्व होगी हाँ सर। कंपैरेटिवली, है ना। सबसे बढ़िया फ्यूल क्या है, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, बेस्ट फ्यूल है, बट वो हमारी बॉडी में बहुत कम बनते हैं, बहुत कम जाते हैं, इसीलिए बॉडी हमारी प्रेफरेबली ग्लूकोज यूज करती है, ठीक है। केस सर अभी आप इसकी आरक्यू की डेफिनेशन लिखाओगे ना? किसकी, ना ना नोट करो, ये फॉर्मूला है, आरक्यू का कोई डेफिनेशन नहीं है, आरक्यू इज द रेशियो यार। सर तो वही कहते हैं कि कितना फ्यूल है, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी डिफाइन करता है आरक्यू, किसी भी फ्यूल की, मतलब किसी भी कंपाउंड की एफिशिएंसी डिफाइन करता है हमारी बॉडी के लिए। सर तो ग्लूकोज को फ्यूल नहीं बोलना है? ग्लूकोज मतलब फ्यूल नहीं बोलना यार, वो तो मैं बता रहा हूँ, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल ही है, और क्या है। ओके। ग्लूकोज इज रेस्पिरेटरी सब्सटेंट बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, नोट कर लो। सर तो वो दे बर्निंग आर आपने उसे they मतलब are नॉर्मली मानना है या फिर they are respiratory substrate, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है? हाँ सबस्ट्रेट ठीक है। सर तो सबस्ट्रेट मतलब हाँ सबस्ट्रेट, सर इन सब मतलब कुछ मतलब सबस्ट्रेट क्या होते हैं ये पूछ रहे हो? यस यस सर। सबस्ट्रेट तो मतलब दे आर मटेरियल, मतलब रिएक्टेंट, रेस्पिरेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए, फ्यूल चाहिए, वही मैं बोल रहा था ना, उसको क्रूड लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो फ्यूल बोलेंगे, सिंपल इंग्लिश में बोलूं फ्यूल बोलेंगे, ठीक है। टेक्निकली इसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, मतलब हमारी सेल एनर्जी डेराइव करने के लिए जिस मटेरियल को बर्न करती है वो सबस्ट्रेट है, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। यस सर। तो मतलब ये कह सर सकते हैं कि हाँ सर मैं ये पूछ रही थी कि एक्सपिरेशन में जो एब्डोमिनल मसल कौन सा रोल प्ले करता था, पैसिव? दोनों में पैसिव रोल प्ले करती है, दोनों में पैसिव, ओके। दोनों पैसिव रोल प्ले करती है, ठीक है। सर तो ये कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ उसको ऐसे देख सकते हैं कि हर एक कंपाउंड में से एक मिनट रुकना यार, ओके सर आइसक्रीम वाला आया लगता है। नहीं यार आइसक्रीम वाला नहीं, मेरा छोटा सा सर, दो साल का बेटा है, वो साइकिल लेके, अब वो साइकिल लेकर के अंदर घुस आया है। कितना क्यूट है। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर आप कल परसों नरसों आप क्लास लेंगे? कल लूंगा ना क्लास, कल लूंगा। नहीं सर कल की बात नहीं है सर, मतलब उसके बाद। मतलब क्या है, कुछ बताओ, कुछ हिंट दो थोड़ा सा। तो क्या है मतलब? मतलब क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं सर, नॉर्मल डेज है सर, दशहरा है सर। अच्छा दशहरा है, ओके 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 ओके, तो क्या छुट्टी चाहिए क्या? सर अगर आप दे देंगे तो हम ले लेंगे। नहीं बिल्कुल मेजोरिटी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। कब है सर कल है दशहरा? सर आपकी मर्जी है सर। सर आपकी मर्जी, सर आपकी मर्जी, सर हाँ दे सर देनी आपकी चाहिए। मर्जी है सर। सर हम अरे कर रुको, थोड़ा अरे सा। रुको, मुझे सर मुझे बेचारे मुझे बच्चों मुझे को दे देनी चाहिए। अरे मुझे भी देख लेने दो ना एक बार, जरा मैं देख लूं जरा संडे को। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी सर। ए संडे, अच्छा 26 तारीख को ना, 26 है ना कि 25 है, कब है क्या है? सर आज डेट क्या है?
आज तो आई थिंक 24 है, 23 है। आज 23 है। आज तो 23 सर 25th को है, 26 25 को तो तो संडे 25 होता है, को तो वैसे भी Sunday क्लास है। नहीं होती। नहीं 26th को है, मेरा मतलब था 26th। मंडे ना, हाँ मंडे। मंडे होगा तो छुट्टी दे दूंगा, है ना, क्योंकि 26 को माइट भी बहुत सारा शोर हो, ये भी हो सकता है। यस तो सर। 26 को होगा तो दे दूंगा, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन सर, बताओ बोलो तो भाई। मैं कह रहा था कि रेस्पिरेशन के वक्त हर एक की इनमें से क्या कहते हैं, हर कोई कंपाउंड कितनी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के जब रेस्पिरेशन होता है तो इनमें से पर कंपाउंड कितनी ऑक्सीजन दे सकता है, उस चीज को कह सकते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। नहीं, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम करती है, कंज्यूम करता है सबस्ट्रेट, वो रेशियो है। ये तो कंजम्पशन है। हमने ऑक्सीजन लिया, 1 लीटर लिया, ठीक है ना, अब उस 1 लीटर में कितना एफिशिएंटली यूज हो गया ऑक्सीजन। ओके सर, समझ गए ना, ठीक है, राइट। ओके सर मतलब ये चीज जितनी बड़ी होगी वो उतनी कम ऑक्सीजन कंज्यूम करती होगी। एग्जैक्टली, जो जितना एफिशिएंट फ्यूल होगा वो उतना, उसको उतना कम ऑक्सीजन चाहिए होगा, है ना। यस सर। देखो गाड़ी में एयर फिल्टर लगा होता है ना, कार में एयर फिल्टर होता है ना, यस सर। यस वो ऑक्सीजन लेता है। और जितना आप देखोगे ना कि जितना पेट्रोल वाली जो गाड़ियां होती है ना, उनकी आवाज नहीं आती है। रीजन ये होता है ना, उनके इंजन से आवाज नहीं आती। रीजन ये होता है कि उनको बहुत कम एक्सीलरेटर देना पड़ता है, उनको बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए होता है। यस सर, पेट्रोल को ज्यादा डीजल वाले इंजन आवाज। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे करेंगे मतलब हाँ कल करेंगे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ओके चलो सर। Yes, थैंक यू thank you सर, sir. बाय बाय बाय, सर। वेलकम।